हेलो फ्रेंड्स, लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त राजवंश पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश के अंतर्गत इसके संस्थापक, इसके सभी प्रमुख शासकों तथा उनके कार्यों को देखेंगे। तो गुप्त राजवंश भारत के सबसे महान शक्तिशाली राजवंशों में से एक था, जिसने लगभग 240 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस राजवंश का शासनकाल गुप्त युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी उन्नति हुई थी, जिस कारण इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासक तथा उनके कार्य। तो गुप्त वंश के प्रथम शासक हुए श्रीगुप्त, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था और इसे गुप्त वंश के संस्थापक माना जाता है। इनके द्वारा बंगाल तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया गया था। इन्होंने यानी श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था तथा इनके द्वारा यानी श्रीगुप्त द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा गुप्त वंश के शासक था, वह था घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त के पुत्र था। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक था। इसने भी महाराजा उपाधि धारण की थी और अपने साम्राज्य के विस्तार में भूमिका निभाया था। परंतु श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त वंश के बहुत बड़े शासक नहीं थे। गुप्त वंश के प्रथम और प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। इनके द्वारा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया गया, जिससे इनकी राजनीतिक था सामरिक लाभ मिला, यानी इनका साम्राज्य विस्तार में काफ़ी भूमिका बढ़ा। इनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नेपाल तक हो चुका था। चौथा शासक हुआ गुप्त साम्राज्य का सबसे महान समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ द्वारा कहा गया है। इनके बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि हरिशेर द्वारा रचित है, इनके सैन्य अभियानों का वर्णन है। लगभग पूरे उत्तर भारत द्वारा जीत लिया गया था और दक्षिण भारत तक इनके सैन्य अभियान भी चलाए गए थे। इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया गया था। साथ ही इनके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की गई थी। इनके द्वारा कला, साहित्य और संगीत को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। और गुप्त वंश के नेक्स्ट महान शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुए। इनका कार्यकाल 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। इनके युग को स्वर्ण युग तथा गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजाओं को हराकर पश्चिमी भारत को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इन्हीं के दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख थे कालिदास, ब्राह्महीर, आर्यभट्ट और अमर सिंह। इन्होंने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और प्रथम राजधानी कौन थी? तो प्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा थी। इन्हीं के समय फाहियान, जो कि चीनी यात्री था, भारत आया था, जिसके द्वारा भारतीय समाज और धर्म की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद नेक्स्ट
जो शासक हुए गुप्त साम्राज्य का वह थे कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी था। इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो बाद में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जो कि बिहार में था। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किया गया और इनके द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ कराया गया। इन्हीं के समय हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनके बाद नेक्स्ट जो शासक हुए वह थे स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। इनके समय भी हुड़ों का आक्रमण हुआ, जिसको इनके द्वारा यानी स्कंदगुप्त के द्वारा हराया गया और यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक हुए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ गया और इनके बाद छोटे छोटे गुप्त वंश के अन्य शासक हुए, जिनमें पुरुगुप्त, जिनका शासनकाल 467 से 473 ईस्वी, पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 473 से 476 ईस्वी, कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त, जिसका शासनकाल 476 से 495 ईस्वी, बुधगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, जिसका शासनकाल 495 से 530 ईस्वी, नरसिंहगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय, जिनका शासनकाल 530 से 540 ईस्वी, और कुमारगुप्त तृतीय के बाद अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ, जिसका शासनकाल 540 से 550 ईस्वी था, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और इनके समय मात्र गुप्त साम्राज्य केवल मगध तक ही सीमित हो गया था और उस समय गुप्त वंश की पतन हो गया। अब गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तब गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण हुड़ों का आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और अंतिम कमजोर शासक हुए। और गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन का शासनकाल उत्तर भारत पर हो गया, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था और हर्षवर्धन ने नए साम्राज्य की उत्तर भारत में स्थापना कर ली। अब देखते हैं गुप्त काल की विशेषताएं। तो गुप्त काल की प्रमुख विशेषताओं में प्रशासनिक क्षेत्र में जो था वह राजतंत्रीय शासन ही था, यानी राजा ही शासन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, परंतु केंद्र और प्रांतों का विभाजन भी गुप्त शासन काल में था, यानी प्रांतों का भी अधिकार था। साथ ही पंचायतों को भी काफ़ी भूमिका थी, यानी पंचायतों का भी अधिकार महत्वपूर्ण था। गुप्त शासन काल में अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यापार तथा सिक्का प्रणाली का भी विकास हुआ था, यानी गुप्त काल में कृषि की भी अच्छी स्थिति थी, व्यापार भी हुआ करता था और गुप्त काल में ही सिक्का प्रणाली का विकास हुआ था। आगे देखते हैं कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में ही अजंता की गुफाएं की विकास हुआ, वहीं मथुरा और गंधार शैली का भी विकास हुआ। साथ ही कालिदास द्वारा गुप्त काल में ही अभिज्ञान शकुंतलम तथा मेघदूत की रचना की गई थी। गुप्त काल में धर्म के क्षेत्र में जो विकास हुआ, इस समय गुप्त शासकों द्वारा बौद्ध तथा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। साथ ही उसी समय हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हुआ, यानी हिंदू धर्म का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आगे विज्ञान और गणित को देखते हैं। तो विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की गुप्त काल में ही। साथ ही आर्यभट्टियम आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया तथा पाई का भी मान उसी समय आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था, जिसका मान है 3.14 और ब्राह्मणिर द्वारा खगोल शास्त्र का भी विकास गुप्त काल में ही किया गया था। निष्कर्षतः
कहा जा सकता है कि गुप्त वंश शासनकाल में, यानी गुप्त वंश के शासनकाल में भारत ने कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की, जिससे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है।